लास्ट एचपी की जीके की क्लास में हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रवाह तंत्र। हिमाचल में आपके पास मेनली कितनी नदियाँ बहती हैं, उनकी आपके पास सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो कहाँ से एचपी में एंटर करती हैं या उनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ से वो एचपी को छोड़ के जाती हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर वो जा रही हैं तो कौन से पर्टिकुलर प्लेस से वो एंटर कर रही हैं। ठीक है, नदियाँ आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रवाह तंत्र पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करती है। आपको पता होगा बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं इन्हीं नदियों पर बनी है, इन्हीं की सहायक नदियों पर बनी, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने जल विद्युत परियोजनाएं कवर नहीं की है, नेक्स्ट जियोग्राफी की क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। पर आज हम करने जा रहे हैं आपके प्रवाह तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर सभी ने क्वेश्चन को लिखना है और उनके आंसर को भी लिखना है। अगर मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ तो ऑप्शन को भी आप थोड़ा इलेबोरेट कर लोगे। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचपी के मुख्य नदियों से नदियां। ठीक है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा, बिना ऑप्शन के इसको तो सभी लिखेंगे और मेरे को बताएंगे भी, है ना। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एचपी की सबसे लंबी नदी। अब ऐसा मत समझना कि हमने सतलुज की जब लिखा है तो सतलुज के डिटेल में लिख लिया है, क्वेश्चन लिखो और उसके साथ में आपने मेंशन भी कर लेना है सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है आपके पास? सतलुज। अब सतलुज से आपके पास 3-4 क्वेश्चन कैसे रिपीट आ सकते हैं। सतलुज का वैदिक नाम क्या है? शतुद्र, है ना, इसका वैदिक नाम आपके पास शतुद्र है। सबसे लंबी नदी है तो लंबाई की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये कितना बहती है? 320 किलोमीटर। ये डाटा आपको फिंगर्स पे याद होना चाहिए तभी फायदा है। कितनी लेंथ है इसकी हिमाचल प्रदेश में? 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये बहती है। किस पर्टिकुलर प्लेस से ये एचपी पर एंटर करती है और कहां पर छोड़ के जाती है? तो सतलुज नदी है आपके पास, ये एंटर करती है, आपको पता है उद्गम इसका होता है कहाँ? उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो तिब्बत, ये देश के बाहर, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्टेट से बाहर नहीं, कंट्री से भी बाहर तिब्बत जो कि चाइना के अंदर आता है, वहां पर एक झील है मानसरोवर। कई बार एग्जामिनर मानसरोवर देता है, राक्षस ताल नहीं देता, तो मैं दोनों ऑप्शन करा रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने मानसरोवर और राक्षस ताल दोनों आया होगा तो आपने राक्षस ताल ही पहले टिक करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर राक्षस ताल आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको मानसरोवर ऑप्शन में मिलेगा। तो तिब्बत के मानसरोवर के पास में झील है जिसको राक्षस या राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है, वहां से उद्गम होता है सतलुज नदी का। सतलुज नदी एंटर हिमाचल प्रदेश में करती है किस पर्टिकुलर प्लेस से? तो ये करेगी शिवकी दर्रा। शिवकी दर्रा, और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपको शिवकी दर्रा कहाँ है, क्योंकि दर्रों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये किन्नौर में है क्योंकि वहां से एंटर कर रही है। शिवकी दर्रे से एचपी में एंटर करेगी, किन्नौर के बाद शिमला, सोलन, मंडी और फिर बिलासपुर से होते हुए निकल जाएगी पंजाब की तरफ, और एचपी को छोड़ेगी, कहाँ छोड़ेगी ये? भाखड़ा डैम। बिलासपुर में आपके पास एक डैम बना है भाखड़ा नामक स्थान से ये छोड़ के चले जाती है। सतलुज नदी पर बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं। अब यहाँ पर आपके पास भाखड़ा डैम बना हुआ है, उसके बनने से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड झील, लिख लेंगे मानव निर्मित झील, वो है गोविंद सागर। मानव निर्मित की बात कर रहे हैं। और ये भी पूछा जाता है कहाँ है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास कौन सी झील पड़ेगी? लिख लो, मानसरोवर नहीं, कहाँ में? भाखड़ा डैम के बनने से आपके पास झील बनती है, मैन मेड है। कौन सी झील है ये? गोविंद सागर झील। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ये भी आपके पास बन सकता है कि बिलासपुर में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है आपके पास चिनाब, व्यास, सतलुज और यमुना। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर थोड़ा सा आपको याद होगी कि चीजें कहाँ से एंटर और कहाँ से एग्जिस्ट कर रही है तो आपके पास हो जाएगा। क्लियर हो गया। उद्गम के साथ में इसकी लंबाई सबसे लंबी झील है गोविंद सागर झील भी इसी नदी पर आपके पास बनती है भाखड़ा डैम के बनने से। पौराणिक नाम इसका क्या है हमारा? शतुद्र इसका पौराणिक नाम है। और यही से क्वेश्चन आएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करेगी, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर कर रही है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। दर्रा पूछ लिया तो शिवकी दर्रा मेंशन कर लेना है, किन्नौर में आपके पास शिवकी दर्रा। इसी पे आपके पास बहुत सारी परियोजनाएं भी हम देखेंगे आगे को। शिवकी
शिवकी कौन सा दर्रा है नए दर्रे को इन्वेंट कर रहे हो तुम लोग, वाह पूछ लिया करो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? व्यास, व्यास में जाओ, व्यास में। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, मैंने वैदिक पूछा है या सांस्कृतिक पूछा, और क्वेश्चन और नाम दोनों आएंगे आपके पास। वैदिक है, अर्ज की है, लिख लेंगे आपके पास व्यास नदी का वैदिक नाम, वैदिक नाम इसका क्या है? अर्ज किया, बिल्कुल अर्ज किया इसका वैदिक नाम है। हिमाचल प्रदेश में दूसरी लॉन्गेस्ट रिवर अगर आपके पास है तो कौन है वो? विपाशा। इसका वैदिक हो गया, और संस्कृत पूछेंगे तो विपाशा इसका सांस्कृतिक नाम है। क्लियर हुआ? और मैंने बताया सेकंड आपके पास लॉन्गेस्ट है, हिमाचल प्रदेश की कितना बहती है? 256 किलोमीटर। उद्गम इसका कहाँ से होता है? व्यासकुंड ऑप्शन नहीं हुआ तो रोहतांग दर्रा भी ऑप्शन नहीं हुआ तो लेह लद्दाख होगा। लाहौल बोलते तो लेह लद्दाख में पहुंच गए तुम लोग। अच्छा, लाहौल और लेह में कोई फर्क नहीं आज है। इसका उद्गम होता है भृगु तुंग से। लाहौल नहीं लिखोगे आप। रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या है? भृगु तुंग से इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रा, जिसको हम कहेंगे। और रोहतांग दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? लाशों का ढेर। बिल्कुल पूछा जाता है, लाशों का ढेर जहाँ किसको कहते हैं? रोहतांग दर्रे को। कितनी डिस्ट्रिक्ट में आपके पास ये बहती है? इस पर एक डैम भी बना था, मैंने आपको बताया था। किस डैम के बनने से एक गांव डूबा था, जिस गांव को मैंने बताया था कल आपको, किस नदी के किनारे बसा हुआ वो? डैम का नाम है पौंग डैम, पौंग झील, या इसको हम महाराणा सागर झील भी कहते हैं। महाराणा सागर झील। जब झीलें करेंगे तो मैं बता दूंगी इस झील को महाराणा सागर झील कहते हैं। ये आपके पास कांगड़ा में है, कांगड़ा में है, ठीक है। व्यास नदी पर आपके पास डैम बन रहा था, पौंग डैम, और उसके बनने से एक गांव डूबा था जिसका नाम है देहरा गोपी। कांगड़ा का देहरा गोपी गांव पौंग डैम के बनने से डूब गया था। और पौंग डैम को किस नाम से जाना जाता है? उस झील बन जाती है ना, डैम बन गया तो एक झील बन जाएगी, और झील का क्या नाम है? महाराणा सागर झील। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? कांगड़ा। व्यास और सतलुज दो नदियां हैं, दोनों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। व्यास और सतलुज का संगम कहाँ होता है? व्यास और सतलुज ही हमने पढ़ी है ना, तो व्यास के साथ सतलुज मिलती है, कहाँ मिलेगी ये? पंजाब में एक जगह है हरी का पतन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दोनों का संगम कहाँ होता है? पंजाब के हरी के पतन में। और वहीं से आपके पास देश की सबसे बड़ी नहर निकलती है। देश की सबसे बड़ी नहर, क्या नाम है नहर का? इंदिरा गांधी नहर। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, देश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकलती है? हरी के पतन से। कौन सी दो नदियों के संगम से? किन नदियों का पानी पे जाता है? व्यास और सतलुज का। क्लियर हो गया? इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, चिनाब नदी या फिर चंद्रभागा का उद्गम कहाँ से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मान लो वहां पे बारालाचा दर्रा ना दिया हो तो चंद्रभागा कहाँ से बनती है? चंद्र और भागा दो नदियों। कहाँ? तो कहाँ, यही पूछ रही हूँ मैं। है कहाँ से? रोहित बोला मेरे दिमाग में आ रहा पर मुंह में नहीं निकल रहा है, क्यों?
उस जगह का नाम है तांडी, जहाँ पे चंदा और भागा का संगम होता है और नदी रूप लेती है चिनाब का या चंद्रभागा का। ठीक है, तो आपके पास चंद्रभागा नदी का उद्गम, पहले तो आप क्या ढूंढोगे, बारालाचा दर्रा। ठीक है, सबसे पहला आपका काम रहेगा बारालाचा दर्रा ढूंढना। बारालाचा ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखती है तो वहीं पे 2 नदियों का संगम होता है तांडी नामक जगह पर, जहां से एक साइड से आएगी चंदा, एक साइड से आएगी भागा, और दोनों संगम करेंगे कहाँ, तांडी पे, और तांडी से निकल जाएगी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी, चिनाब नदी। चिनाब नदी की लेंथ आपके पास कितनी है, 122 किलोमीटर एचपी में। सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की, आपने ध्यान रखना है। जैसे सबसे बड़ी आपकी भारत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी नदी कौन है भारत की, ब्रह्मपुत्र, भारत की है ना। और अगर हिमाचल प्रदेश की करूँ तो चिनाब। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। भारत का शोक है लंबी लंबी की बात की मैंने, नहीं, भारत का शोक है वो कोसी नदी, बिल्कुल, जो कहाँ बहती है, बिहार। और हिमाचल प्रदेश का शोक एचपी का शोक कल ही बताया मैंने, हाँ, बताया था पर याद नहीं आ रहा है। स्वान नदी, बिल्कुल, एचपी का शोक किस नदी को कहा जाता है, स्वान नदी को। ये तो क्लियर हो गया ना आपके पास। स्वार किसकी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो स्वार है सतलुज की सहायक। ठीक है, चंद्रभागा नदी आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम बारालाचा दर्रा से होता है। बारालाचा दर्रा को कहा जाता है चौराहों का दर्रा, इंपॉर्टेंट है, चौराहों का दर्रा किसे कहा जाएगा, बारालाचा पास को। जैसे आपके पास लाशों का ढेर कहा जाता है किसको, रोहतांग को, तो बारालाचा को क्या कहा जाएगा, चौराहों का दर्रा। 2 ही डिस्ट्रिक्ट में आपके पास ये रहेगी, कहाँ कहाँ, लाहौल स्पीति और चंबा को छोड़ के चली जाएगी कहाँ से, संसारी नाला से ये छोड़कर चली जाती है जम्मू कश्मीर। रिपीट करना है मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये पूछा गया था, तहसीलदार के एग्जाम में ये आया था। जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, जलराशि जिसमें पानी ज्यादा है, तो कौन नदी है वो आपके पास, चिनाब नदी है। नेक्स्ट लिखेंगे चंबा नदी, नहीं सॉरी, क्वेश्चन है चंबा किस नदी के किनारे अवस्थित है, चंबा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब आपका ध्यान जा रहा है चंबा में, है ना। चंबा में आपके पास मेनली 2 ही रिवर जा रही है, एक तो कौन सी, चिनाब नदी, और एक आपके पास कांगड़ा से निकलेगी रावी नदी। अब बताओ मेरे को क्या हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि 2 नदियां तो जा ही रही हैं आपके पास। तो जैसे आपके पास मंडी भी पड़ता है ना, मंडी में भी काफी सारी नदियां, पर जो मेन मंडी है वो किस नदी के किनारे है, व्यास नदी के किनारे है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो वैसे जो चंबा शहर है वो आपके पास किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो लिख लेंगे चंबा किस नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटी को बनाती है या निर्माण करती है। किस नदी द्वारा कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण होता है। ये आपका माउंटेन रेंजेस में देख लेंगे हम, घाटियां और चोटियां, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपके पास पड़ते हैं धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में आती है, तो ये भी आपके पास रावी नदी इसका आंसर रहेगा, रावी। सियूल धारा किस नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी नदी आपके पास, सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। तो रावी के बारे में हम बात कर रहे हैं। रावी नदी की जो टोटल लेंथ हिमाचल प्रदेश में बहती है वो कितनी बहती है, 158 किलोमीटर। ठीक है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट में आपके पास से बहेगी, कहाँ, कांगड़ा से इसका उद्गम हुआ, थोड़ा सा ये बॉर्डर टच करके कुल्लू के साथ कहाँ चली जाएगी, फिर चंबा में चली जाएगी। तो घाटियां आपके पास माउंटेन रेंजेस के साथ में इनको देखेंगे, रेंजेस में आती है इसे। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो उद्गम प्लेसेस आपने ध्यान रखना, इसका है बड़ा भुल्हार।
बड़ा बंगाल आपके पास ग्लेशियर है, शिगड़ी है जहाँ से इसका उद्गम होता है। 158 किलोमीटर आपके पास रावी नदी बहती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें कौन है आपकी? वो है सियूल नदी। सियूल नदी किसकी सहायक है? ये रावी की। रावी की सहायक। रावी के किनारे कौन सा शहर है आपके पास? चंबा शहर। इंपॉर्टेंट है। घाटियां कुल्लू घाटी, चंबा घाटी कौन बनाता है ये? सॉरी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी कौन बनाता है? रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम? पुरुषनी। पुरुषनी। वैदिक थोड़ा टफ होता है। और अगर मैं इसके सांस्कृतिक बात करूं तो इरावती। इरावती है इसका सांस्कृतिक नाम और वैदिक नाम है इसका पुरुषनी। लिख लिया? एक और क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार्टिंग करेंगे। सिकंदर महान किस नदी के किनारे से वापस लौट गया था? जब सिकंदर भारत आया था, कब आया था? आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। 326 बीसी में आया था। बिफोर क्राइस्ट में आपके पास भारत आया था। ये एक ही इसने युद्ध लड़ा है। काफी महान राजा था। गांधार आपके पास जो भी आंभिक के राजा थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। दूसरे आपके पास एक छोटा सा साम्राज्य आता है पोरस। पोरस के जो राजा हैं उन्होंने इनके साथ युद्ध लड़ा था। पोरस के राजा बहुत ही छोटी सी सेना के साथ सिकंदर के साथ क्या करते हैं? सामना करते हैं। और वो युद्ध कहलाता है वेतिस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध, जो होता है झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम जम्मू कश्मीर में आती है ये नदी। फिर क्या होता है कि वो अटैक करने के लिए जाता है मगध साम्राज्य की तरफ। और अटैक करने के लिए जब चाणक्य जो चाहते थे कि चाणक्य नहीं चाहते थे कि सिकंदर भारत में आए, तो उन्होंने क्या कर दिया? एक नदी के पानी में थोड़ा सा रासायनिक सूत्र मिला दिया और उनको कह दिया सैनिकों को कि ये नदी बड़ी पवित्र है, इसको तुम अगर पार करोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी सेना मर जाएगी। अब उनको विश्वास हुआ नहीं। उन्होंने 2-4 बंदों को ऐसे दे दिया पानी पूरी और चले गए। वो तो हो जाता है ना, वहम पड़ जाता है, एक बार चले गए तो भी हमारा भी अगला नंबर हो सकता है। तो वही चीज़ सेना में आक्रोश फैल गया कि नहीं, हम तो पार करेंगे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हमें हो जाए। और वो बड़े पंडित बन के बने, इन्होंने प्रेडिक्शन कर ली थी आगे देवताओं की भूमि अगर युद्ध करने गए तो मारे जाएंगे। तो वो व्यास नदी को पार करने से मुखर गई थी सेना उसकी। तो व्यास नदी उन्होंने पार नहीं की थी और यहीं से उनकी वापसी हो गई थी। और इसी वापसी के दौरान जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबीलोन में। ईरान के बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। व्यास नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यास को उन्होंने क्रॉस नहीं किया था। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, गिरी पब्बर टोंस किसकी सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट है। गिरी, पब्बर और टोंस ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है किसकी सहायक? यमुना नदी की सहायक है आपके पास गिरी पब्बर टोंस। इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास शिमला से निकलती है और ये भी आपके पास शिमला से निकलती है गिरी पब्बर टोंस। और ये अपना जल देती है सिरमौर में आकर यमुना रिवर को। यमुना रिवर जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश में मात्र कितने किलोमीटर रहेगी? 22, सबसे कम। अब कम है तो हम इसको पढ़ाना क्यों जरूरी है? जो मुख्य नदी है उसमें सबसे बड़ी आपके पास है सतलुज और दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सी आती है? सॉरी, सबसे छोटी कौन है? यमुना। ठीक है, 22 किलोमीटर आएगी, सिरमौर को टच करके निकल जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यमुना रिवर के किनारे लगती है या नहीं लगती है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, सिरमौर को एंटर करेगी खोदरी माजरा से और छोड़ के जाएगी ताजेवाला से। 22 किलोमीटर ये बहती है। इंपॉर्टेंट क्यों है सिरमौर के लिए? क्योंकि इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे गिरी नदी इंपॉर्टेंट है, पब्बर इंपॉर्टेंट है, किसको अपने जल देती है? यमुना नदी। यमुना नदी का एक ही नाम है, वैदिक बोलो या पौराणिक, क्या नाम है वो? कालिंदी। कालिंदी किसका वैदिक नाम है? यमुना का। यहीं से क्वेश्चन आपके पास आएगा, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है या किस नदी पर बना है? रेणुका बांध और कोई? यमुना पर। कोई और?
यही ऑप्शन है, व्यास। हाँ, एक आधा और बोल दो, तुम सारी नदियां कवर कर लेते हैं हम। तो रेणुका बांध थोड़ा सा रिलेट करेंगे। मैंने आपको रेणुका माता की कहानी सुनाई थी, प्राकृतिक झील थी हमारे पास। कहाँ थी, कहाँ है हमारी प्राकृतिक झील है ना, रेणुका झील कहाँ है, सिरमौर। और सिरमौर में हमारे पास कौन सी रिवर है, तो रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, यमुना रिवर पर। अगर इसकी ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है कि किस ट्रिब्यूटरी पर है ये, तो मतलब मेनली आपके पास पूछा जाता है जैसे भाभा परियोजना है या फिर संजय जल विद्युत परियोजना। मैंने आपको बताया था एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो कि सतलुज, एक्चुअल में वो सतलुज पे नहीं है, उसकी सहायक नदी है भाभा। भाभा पर वो बना हुआ है, उसको भाभा प्रोजेक्ट भी कहते हैं या फिर संजय जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। वैसे ही आपके पास रेणुका बांध, अगर आपके पास मेन रिवर पूछी जाती है तो आप किसका नाम दोगे, यमुना का, है ना। रेणुका बांध को लेकर अगर पूछा जाएगा कि रेणुका बांध किस नदी पर है, तो यमुना अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप यमुना करोगे, या तो फिर इसी की ट्रिब्यूटरी पे है, वो है आपके पास किस पे, गिरी नदी पर, रेणुका बांध। समझ आया क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर आपके पास पूछा ना रेणुका बांध किस नदी पर है, ऑप्शन हुआ सतलुज, व्यास, रावी और यमुना, तो तुम टिक करोगे यमुना को। अगर आपके पास पूछी जाती है ये भी, तो मेनली वो रिवर कौन सी है आपके पास आएगा, गिरी, पब्बर, टोस और यमुना, तो आप किसको टिक करोगे, गिरी, क्योंकि वो है गिरी पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना बताओ, ये तो मैंने अभी बताया आपको। संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको भाभा परियोजना भी कहते हैं, ठीक है, भाभा रिवर और ब्रैकेट में मेंशन कर लेना है किसमें, सतलुज पे। संजय जल विद्युत परियोजना है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। लिख लिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास संजय जल विद्युत परियोजना है। परशुराम ताल स्थित है, परशुराम ताल स्थित है, ये सिरमौर में ही आपका रेणुका झील के साथ में ये परशुराम ताल भी। और क्या संबंध है परशुराम और रेणुका का, ये भी क्वेश्चन आता है। तो परशुराम और रेणुका का संबंध है पुत्र और माता का। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। भगवान परशुराम और ऋषि जमदग्नि के नाम से संबंधित झील कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास कुंतभयोग, रेणुका, सूरजताल और गोविंद सागर झील। रेणुका झील है ना, उन्हीं दोनों से रिलेट कर रही है आपके पास, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, रेणुका झील। तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, बाकी जल विद्युत परियोजना है और जब झीलें करेंगे तो हम थोड़ा सा उसे कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे पहला, फिर उसके बाद देखेंगे झीलें, और फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। आज की क्लास में समझ आया। क्वेश्चन है तो खुद से भी अटेम्प्ट कर लो, जैसे एक टॉपिक तुम्हारा कवर हो जाता है